Hey everyone, in this video we will talk about the principal stress and strain. So इसको स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल स्ट्रेस और स्ट्रेन को समझने के लिए आप एक बार ले लो। एक बार है, इसकी ये एक एंड से फिक्स है और इसकी लेंथ है हमारी L और हमारी इसकी विड्थ है B और हमारा इसका डेप्थ है D। तो इसमें हमारा क्या हो रहा है कि एक लोड लग रहा है, हमारा एक्सियल लोड लग रहा है। ये देख रहे हो आपकी एक्सियल लोड लग रहा है P। तो अगर हमें क्रॉस सेक्शन पे पूछा जा रहा है कि हमारा नॉर्मल स्ट्रेस कितना होगा, तो नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू होती है फोर्स डिवाइड बाय एरिया, और हमारा फोर्स लग रहा है यहाँ पे P और एरिया की वैल्यू है B इंटू डी। बिकॉज लाइक हमने बोला कि विड्थ इसकी B है और इसकी डेप्थ है वो D है, तो एरिया हो जाएगा B इंटू डी। तो हमारी नॉर्मल स्ट्रेस की बात वैल्यू हो जाएगी P डिवाइड बाई B इंटू डी। और अगर हमें इसमें पूछा जा रहा है कि हमारा शियर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है, अगर क्रॉस सेक्शन में पूछने की शियर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है तो हमारा 0 हो जाएगा। बट अगर क्वेश्चन हमारा होता है कि इस पूरे बार में हमारे शियर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है और हमारे नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है, तो वो डायरेक्टली P अपॉन बी डी नहीं होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी वो समझते हैं। तो उसको समझने के लिए एक आप ऑब्लिक प्लेन ले लो। एक हमने ये एक प्लेन लिया, इसको इसका एंगल है थीटा विद द हमारा ये क्रॉस सेक्शन है, उससे एंगल ये थीटा सबटेंड कर रहा है। जैसे ये देखो, ये थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारा ऑब्लिक प्लेन थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है विद द क्रॉस सेक्शन, तो ये एंगल भी थीटा हो गया। तो अब इसको आपने हमने क्या किया कि इसका राइट हैंड साइड जो पोर्शन है हमारा वो हमने ले लिया, इसको इसको मैग्नीफाइड वे में ले लिया हमने कि राइट हैंड साइड वाला जो सेक्शन है उसको ले लिया। इसमें एंगल क्या है कि ये एंगल हमारा थीटा है और इस पे जो हमारा फोर्स लग रहा था वो लग रहा था पी। अब पी ये इक्विलिब्रियम में रहना चाहेगा, तो इक्विलिब्रियम के लिए इसमें एक अपोजिट फोर्स एक्ट कर जाएगा, इक्वल एंड अपोजिट। तो उसकी वैल्यू हमने ले ली एफ। तो अब ये एफ लग रहा है, ये इक्वल हो जाएगा पी के। और अब अगर हम इस ओब्लिक प्लेन की बात करेंगे तो इस ओब्लिक प्लेन के परपेंडिकुलर जो हमारा आ रहा है वो आ गया एफ एन, और इसके जो उसी डायरेक्शन में आ गया इसके पैरेलल आ गया ये आ गया एफ एस। एफ एस की वजह से क्या होगा कि शियर स्ट्रेस लगेगा इस ओब्लिक प्लेन पे, और एफ एन की वजह से क्या होगा कि हमारा नॉर्मल स्ट्रेस लगेगा इस प्लेन पे। और अब हम वैल्यू देखते हैं इस एफ एन की वैल्यू कितनी होगी और एफ एस की वैल्यू कितनी होगी। उसके लिए हमने क्या किया, ये फोर्स एफ ले लिया और एफ का एंगल क्या है, थीटा एंगल है एफ एन के साथ। इस एंगल को निकालने के लिए आप इस तरह से लो कि ये एंगल हमारा थीटा है। ये अगर थीटा एंगल है तो ये अगर यहाँ पे एक परपेंडिकुलर एक लाइन होती तो वो भी एंगल थीटा हो जाता। अगर वो थीटा हो जाता तो एफ एन जो हमारा एंगल सबटेंड करता वो 90 माइनस थीटा हो जाता, तो वहां से एंगल हमारे थीटा की वैल्यू, मतलब ये जस्ट आप जस्ट एंगल को यहाँ पे ज्योमेट्री से आप ये एंगल थीटा निकाल सकते हो। तो हमें ये डायग्राम मिल गया कि एफ हमारा एंगल बना रहा है थीटा विद एफ एन। तो एफ एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ कोस थीटा, और एफ एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ साइन थीटा। ये सिंपल हम वेक्टर की प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, इसको रिजॉल्व करेंगे एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में, तो एफ एन की वैल्यू पता चल जाएगी और एफ एस की वैल्यू पता चल जाएगी। और हमें पता है कि नॉर्मल स्ट्रेस निकालने के लिए हमें एरिया भी चाहिए होता है, तो इस ओब्लिक प्लेन का एरिया कैसे निकालेंगे, इसका एरिया हो जाएगा बी डैश इंटू डी डैश। बी डैश अगर सपोज किया कि हमारा ये ओब्लिक प्लेन है, इसका जो विड्थ है वो बी डैश है और इसकी जो डेप्थ है तो वो हमारी डी डैश है, मतलब इसकी जो ये वाली लेंथ है ये हमारी डी डैश है, और इसकी जो बिहाइंड हो जाएगी पेपर के वो विड्थ है जो हमारी वो हो जाएगी हमारी बी डैश। तो अब इस डेप्थ की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम ये ट्राइंगल ले लेंगे, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि cos थीटा की वैल्यू होती है डी अपॉन डी डैश। तो यहाँ से हम डी डैश की वैल्यू आ जाएगी डी अपॉन cos थीटा। हमारी डी डैश की वैल्यू आ गई, उसको इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम, तो वहां से हमारा आ जाएगा ओब्लिक प्लेन एरिया आ जाएगा बी डी अपॉन cos थीटा, और बी डी की वैल्यू हमारी ए है तो ये आ जाएगा ए अपॉन cos थीटा। अब हमने ओब्लिक प्लेन एरिया पता चल गया, हमें नॉर्मल स्ट्रेस नॉर्मल लोड का पता चल गया, हमें शेयर लोड का पता चल गया, तो यहाँ से हम नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने ये नॉर्मल लोड की वैल्यू नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू कैसे ले लेंगे कि नॉर्मल फोर्स हमारा नॉर्मल लोड डिवाइड बाय एरिया। हमारा ओब्लिक प्लेन का एरिया है एरिया अपॉन cos थीटा, ए अपॉन cos थीटा, और वैसे हमारा एफ एन की वैल्यू हमने निकाली कि उसकी वैल्यू है cos थीटा। तो यहाँ से हमारा नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा cos स्क्वायर थीटा, और सिग्मा की वैल्यू कितनी है, सिग्मा की वैल्यू है एफ अपॉन एरिया, हमारा फोर्स डिवाइड बाई एरिया हमने वैल्यू ले ली सिग्मा की। तो यहाँ से नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू होगी, वैसे हम शियर स्ट्रेस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, वो हो जाएगी एफ एस अपॉन एरिया। और जो एफ एस है उसकी वैल्यू कैलकुलेट की हमने एफ साइन थीटा, वैसे ए की वैल्यू है एरिया अपॉन cos थीटा। तो हम शियर स्ट्रेस की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे सिग्मा अपॉन 2 साइन 2 थीटा, और सिग्मा की वैल्यू कितनी है एफ बाई एरिया। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जो हमारा स्ट्रेस है वो हमारा सेकंड ऑर्डर टेंसर होता है।
सेकंड ऑर्डर टेंसर कैसे पता चला? बिकॉज ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे तो डिपेंड कर ही रहा है स्ट्रेस के, उसके अलावा हमारा थीटा पे भी डिपेंड कर रहा है। हम देख सकते हैं कि नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस की वैल्यू हम तभी कैलकुलेट कर सकते हैं जब हमें थीटा की वैल्यू पता होगी। तो हम इस तरह से बोल सकते हैं कि स्ट्रेस एट ए पॉइंट इज अ सेकंड ऑर्डर टेंसर एंड इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन as it depends upon the magnitude and direction along with the प्लेन ऑन विच इट एक्स। प्लेन का पता चल जाएगा, थीटा एंगल कितना सबटेंड कर रहा है तो हमें प्लेन पता चल जाएगा कि कौन सा प्लेन है, और वो थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस की वैल्यू पता चल जाएगी। और वैसे हम थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं कि थीटा की वैल्यू 0 होती है जब 45 डिग्री होती है, जब 90 डिग्री होती है, जब 135 होता है तब सिग्मा एन, और हमारा नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होती है और शियर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होती है। तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। जब देखा कि हमारी थीटा की वैल्यू 0 होती है तो हमारा नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू कितनी आ जाती है, सिग्मा। ये हमने सब्स्टिट्यूट किया लास्ट फॉर्मूले में, थीटा की वैल्यू 0 पुट करके, और सिग्मा सिग्मा एन की वैल्यू फाइंड आउट की। वैसे हमने टाउ एस की वैल्यू फाइंड आउट की। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जब थीटा की वैल्यू 0 होती है तो हमारी जो नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू है वो मैक्सिमम आती है, तो ये हमारा आ जाएगा मेजर प्रिंसिपल प्लेन। और हम एक चीज़ नोटिस करेंगे, जो हमारा प्रिंसिपल प्लेन होता है उसमें क्या होता है कि थीटा जो हमारा शियर स्ट्रेस की वैल्यू होती है वो 0 होती है। जैसे हम 90 डिग्री पे भी चेक कर लेते हैं। 90 डिग्री पे भी जब चेक किया तो सिग्मा एन की वैल्यू 0 आ गई और हमारी टाउ एस की वैल्यू भी 0 आ गई। हमने देखा कि जब प्रिंसिपल स्ट्रेस हमारा मिनिमम है, जब हमारा प्रिंसिपल प्लेन है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा सिग्मा एन की वैल्यू 0 है और टाउ एक्स की वैल्यू 0 है। मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन पे भी 0 है और मिनिमम प्रिंसिपल प्लेन पे हमारी वैल्यू शियर स्ट्रेस की 0 होती है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखा आपने कि हमारा प्रिंसिपल प्लेन पे शियर स्ट्रेस की वैल्यू 0 होती है। और वैसे हम शियर स्ट्रेस प्लेन पे भी बात करते हैं, जब 45 डिग्री होता है तो हमारा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन होता है, और 135 डिग्री पे मैक्सिमम होता है। तो यहाँ से हमने देखा कि सिग्मा एन की वैल्यू जब 45 डिग्री होता है तो उसकी वैल्यू होती है सिग्मा बाय 2, और हमारा टाउ एस की वैल्यू भी होती है सिग्मा बाय 2। और जब हमारा 135 डिग्री होता है तो उस पर हमारे सिग्मा एन की वैल्यू होती है सिग्मा बाय 2 और टाउ एस की वैल्यू होती है माइनस सिग्मा बाय 2। तो हम कह सकते हैं कि जब हमारा मैक्सिमम टाउ एस प्लेन होता है 45 डिग्री पे, हमारे नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू और टाउ एस की वैल्यू इक्वल होती है। तो अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें कि हमें क्या है कि एक बार दिया हुआ है, इसकी लेंथ उसकी लेंथ गिवन नहीं है, उसका जस्ट एरिया गिवन है हमारा कि उसका एरिया की वैल्यू है 200 mm स्क्वायर, 200 मिलीमीटर स्क्वायर उसके एरिया की वैल्यू है। और जो हमारा एक्सियल लोड जो लग रहा है हमारा, उसकी वैल्यू 20 किलो न्यूटन है। तो अब हमें पूछा कि हमारा शियर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होगी और नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होगी ऑन द ओब्लिक प्लेन विच इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द क्रॉस सेक्शन। हमें पता है कि जो एंगल इंक्लाइंड होता है क्रॉस सेक्शन जो, उसको हम थीटा लेते थे, तो थीटा की वैल्यू हमें क्या गिवन है यहाँ पे 30 डिग्री। और जो हमें टाउ टाउ एस और टाउ एस बोले तो शियर स्ट्रेस निकालना है और नॉर्मल स्ट्रेस निकालना है। तो उसको निकालने के लिए हम लास्ट वाले फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सिग्मा एन की वैल्यू होती है सिग्मा कॉस के थीटा। तो यहाँ से सिग्मा की वैल्यू, और सिग्मा की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी 20 किलो न्यूटन डिवाइड बाई 200 mm स्क्वायर। तो 20 इंटू 10⁻³ बिकॉज किलो न्यूटन है, और एंगल कॉस के थीटा डिवाइड बाई 200, और थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री। तो जब हमने सब्स्टिट्यूट की ये सब वैल्यूज तो हमें सिग्मा एन नॉर्मल जो नॉर्मल स्ट्रेस है उसकी वैल्यू आ गई 75 MPa इसकी मेगा पास्कल वैल्यू आ गई 75 मेगा पास्कल। तो वैसे हम शियर स्ट्रेस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, उसका फॉर्मूला पता है हमें सिग्मा बाई 2 sin 2 थीटा होता है। जब हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की सारी तो यहाँ पे कैलकुलेट किया तो शियर स्ट्रेस की वैल्यू होगी 43.301 MPa। तो वहीं से अगर हमें एक क्वेश्चन और पूछा है इसमें कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ हमारा टेंसाइल शियर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी हो, टेंसाइल स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है, हमारे नॉर्मल टेंसाइल स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है, हमारे नॉर्मल कंप्रेसिव स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है, और हमारे शियर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है डेवलप इन द बार। तो उससे पहले हम क्रॉस सेक्शन की भी बात कर लेते हैं। जैसे लास्ट में बोला कि हमने जो क्रॉस सेक्शन पे है वो तो हम डायरेक्टली देख के बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्रॉस सेक्शन में कितना लग रहा है। जैसे अगर बात करें इस बार की बात करें तो इस पे जस्ट एक हमारा टेंसाइल लोड लग रहा है, हमारा टेंसाइल एक्सियल लोड लग रहा है, तो सिर्फ एक टेंसाइल स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, नॉर्मल टेंसाइल स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी लोड डिवाइड बाई एरिया। हमारा लोड की वैल्यू 20 इंटू 10⁻³ और एरिया की वैल्यू 200, तो वहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे हम कि हमारे नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू हो जाएगी 100। और अगर शियर स्ट्रेस की बात करेंगे तो हमारा एंगल यहाँ पे कितना है, एंगल 0 डिग्री है। हमारा क्रॉस सेक्शन में हमारा एंगल कितना होता है, 0 होता है। जब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा साइन 0 हो गया, और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो शियर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी।
वहाँ से भी देख सकते हैं, और डायरेक्टली हम देख सकते हैं कि कोई चीज़ स्ट्रेस एक्ट नहीं कर रहा, तो हमारा शीयर स्ट्रेस की वैल्यू जीरो हो जाएगी क्रॉस सेक्शन पे। और अगर क्वेश्चन था कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी है हमारी टेंसाइल स्ट्रेस की, तो वो हम कैलकुलेट कर लेंगे इस फॉर्मूले से, सिग्मा एन सिग्मा कॉस के थीटा, हमारा ये थीटा की वैल्यू हमारी लास्ट में देखो आप, यहाँ पे हमने पढ़ा कि जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होती है तो हमारा नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम होता है। तो हमने 0 पुट किया तो हमारी वैल्यू आ गई, थीटा की वैल्यू 0 पुट किया तो 100 आ गया। और इसी पे हमारा मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस तो कोई नहीं लग रहा, बिकॉज टेंसाइल लग रहा है, तो कंप्रेसिव की वैल्यू 0 हो गई। और हमारा अगर क्वेश्चन होता है कि इसमें शियर स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होगी, मैक्सिमम टाउ टाउ मैक्स कितना होगा, तो हमें पता है कि 45 डिग्री पे होता है वो, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी सिग्मा बाय 2, और वो वैल्यू हमने कैलकुलेट किया तो 50 मेगा पास्कल आ जाएगा। लास्ट फॉर्मूले से देख सकते हो कि जो हमारी शियर स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है, सिग्मा बाय 2। तो आप वहीं से कैलकुलेट कर लिया, सिग्मा की वैल्यू 100 थी तो सिग्मा बाय 2 हमारा हो जाएगा 50 MPa। तो वैसे चलो फ्रैक्चर की बात भी कर लेते हैं। फ्रैक्चर में आपको पता है कि जो हमारा माइल्ड स्टील होता है, माइल्ड स्टील एक डक्टाइल मटेरियल है। जब डक्टाइल मटेरियल था वो वीक होता है शेयर में, और अगर शेयर में वीक है तो हमें पता है कि मैक्सिमम शेयर लोड की वैल्यू होती है हमारी 45 डिग्री पे और 135 डिग्री पे। जब हमारी शेयर लोड थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होती है और 135 डिग्री होती है, तो शेयर लोड हमारा में जो हमारा शेयर स्ट्रेस होता है वो मैक्सिमम होता है, तो वहाँ पे मैक्सिमम शेयर लोड लग जाएगा हमारा। तो ये क्या है कि एक प्रिज्मेटिक बार लिया था हमने, प्रिज्मेटिक का मतलब वो होता है कि उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कॉन्स्टेंट है पूरे लेंथ में। तो इस पे क्या है कि एक्सर्ट लोड लग रहा है, पी एक्सर्ट लोड लग रहा है, तो उसकी वजह से इसमें कौन सा फ्रैक्चर आएगा, इसमें अगर ये माइल्ड स्टील है तो इसमें कप एंड कोन फ्रैक्चर आता है। इसमें कौन सा फ्रैक्चर है, कप एंड कोन फ्रैक्चर है, जब हमारा प्रिज्मेटिक बार में एक्सियल टेंसाइल लोड लग रहा है। तो एंगल जैसे देख सकते हैं कि 45 डिग्री और 135 डिग्री बन रहा है हमारा प्रिंसिपल प्लेन का एंगल, ये हमारा 45 डिग्री और 135 जब डिग्री बन रहा है तो मैक्सिमम हमारी वैल्यू हो जाएगी शियर स्ट्रेस की, तो इसलिए कप एंड कोन फ्रैक्चर होता है। तो वैसे अगर बात करेंगे हमारी ब्रिटल मटेरियल की, ब्रिटल मटेरियल में एग्जांपल ले लिया हमने कास्ट आयरन। अब हमें पता है कि कास्ट आयरन होता है वो वीक इन टेंशन होता है। जब वीक इन टेंशन है वो, तो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू थीटा जब जीरो होगा तब होगी, जब थीटा की वैल्यू जीरो होगी तो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस होगा। तो इस तरह से फ्रैक्चर होगा, और इस फ्रैक्चर को बोलते हैं हम ग्रेनुलर ग्रेनुलर ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। तो हमें एक चीज याद रखनी है कि जब भी हमारा एक प्रिज्मेटिक बार है उसमें हमारा लोड लग रहा है, उसमें एक्सियल टेंसाइल लोड लग रहा है, तो अगर माइल्स अगर वो हमारा डक्टाइल मटेरियल था उसमें कप एंड कोन फ्रैक्चर आ जाएगा, अगर वो हमारा ब्रिटल मटेरियल है तो उसमें ग्रेनुलर ट्रांसवर्स फ्रैक्चर आ जाएगा। ये काफी दो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं। तो और इसके अलावा आप प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की वैल्यू एक फॉर्मूला याद रखो कि प्रिंसिपल स्ट्रेस कैसे कैलकुलेट करते हैं। प्रिंसिपल स्ट्रेस कैलकुलेट करने के लिए ये वाला फॉर्मूला है कि 1/2 सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर प्लस 4 टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। सिग्मा एक्स क्या हो जाएगा, जो एक्सट्रैक्शन में हमारा टेंस एक्सट्रैक्शन में हमारा जो नॉर्मल स्ट्रेस लगेगा। सिग्मा वाई क्या हो जाएगा, जो हमारा वाई डायरेक्शन में नॉर्मल स्ट्रेस लगेगा। और टाउ एक्स वाई क्या है, जो हमारा शियर स्ट्रेस लगेगा। और वैसे हमारा ये शेयर ये हमारे स्ट्रेन के फॉर्मूले हैं, प्रिंसिपल स्ट्रेन के फॉर्मूले हैं। 1, 2 बिकॉज इसलिए लिखा है बिकॉज हमें प्लस माइनस है तो दो वैल्यूज मिलेंगे, और जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको 1 से डिनोट करते हैं, और जो हमारा दोनों में मिनिमम होगा उसको 2 से डिनोट करेंगे। तो उस तरह से कैलकुलेट कर लिया हमने कि शेयर जो हमारा स्ट्रेन की वैल्यू है, नॉर्मल प्रिंसिपल स्ट्रेन की वैल्यू है, उसका फॉर्मूला भी सेम है, बस उसमें एक डिफरेंस आ जाएगा कि टाउ एक्स वाई की जगह हम सिग्मा एक्स वाई अपॉन 2 लिखेंगे। बाकी सेम फॉर्मूले हैं, इस तरह से आप याद रख सकते हो कि हमें प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का फॉर्मूला याद रखो। प्रिंसिपल स्ट्रेस का फॉर्मूला याद किया तो बस फिर टाउ एक्स वाई को रिप्लेस कर देना गामा एक्स वाई बाई 2 से, तो वहाँ से हम प्रिंसिपल स्ट्रेन का फॉर्मूला कैलकुलेट हो जाएगा। इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमें सिग्मा एक्स की वैल्यू दी हुई है 100 MPa, सिग्मा वाई की वैल्यू भी दी है 60 MPa, और जो हमारा टाउ एक्स वाई है उसकी वैल्यू है -20 MPa। यह एट ए पॉइंट पे गिवन है और हमें वैल्यू निकालनी है प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की। तो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के लिए क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। इस फॉर्मूले में जब सब्स्टिट्यूट किया ये वैल्यूज़, तो वहाँ से हमारा दो वैल्यू आ गई प्रिंसिपल स्ट्रेन की। तो एक वैल्यू आ गई जैसे 108.285, वैसे दूसरी वैल्यू आ गई 51.715 MPa। तो अगर क्वेश्चन ये भी पूछा होता कि एब्सोल्यूट टाउ मैक्स की वैल्यू निकालनी है गिवन पॉइंट पे, तो वो हो जाएगा सिग्मा 1/2। यहाँ पे सिग्मा 1 कितना हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है 108 वाली मैक्सिमम वैल्यू हो, तो ये हमारा सिग्मा 1 हो जाएगा, और ये 51.715 हमारी इन दोनों में मिनिमम वैल्यू है।
या लोएस्ट वैल्यू इन दोनों में, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी सिग्मा 2। तो और वहीं से एब्सोल्यूट टाउ मैक्स की वैल्यू अगर गिवन पॉइंट पे पूछा है तो वो कैलकुलेट कैसे करेंगे, सिग्मा 1 डिवाइड बाय 2। तो उस वे में हमने कैलकुलेट कर दिया, तो इसकी वैल्यू हो गई 54.1425। अब ये बात कर ली हमने प्रिंसिपल स्ट्रेसेस और स्ट्रेन की, तो अब इसके बाद मोर सर्कल की भी बात कर लेते हैं, बिकॉज प्रिंसिपल स्ट्रेसेस और स्ट्रेन को हम रिप्रेजेंट करते हैं मोर सर्कल में। मोर सर्कल क्या करता है, ये इट रिप्रेजेंट द नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेसेस ऑन द वेरियस प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट ऑन ए लोडेड बॉडी। कोई भी हमारी एक लोडेड बॉडी है, मतलब कोई भी एक बॉडी है उस पर लोड लग रहा है, तो उसमें प्रिंसिपल वेरियस वेरियस जो प्लेन है, वेरियस जो वैल्यू ऑफ थीटा है, तो उस थीटा की वैल्यू पे हमारा नॉर्मल स्ट्रेस कितना लग रहा है या शियर स्ट्रेस कितना लग रहा है, वो हम मोर सर्कल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसमें आप दो तीन चीज़ें याद रखो, जैसे हमारा क्या है कि यूनिएक्सियल स्ट्रेस दिया हुआ है, जो हमें सिर्फ यूनिएक्सियल स्ट्रेस दिया हुआ है इसका, ये जस्ट यूनी एक्सियल था, ये UNI AXIAL। तो यूनी एक्सियल स्ट्रेस का मतलब हो गया कि सिर्फ एक स्ट्रेस गिवन है। जब एक ही स्ट्रेस गिवन है तो उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमारा जो हमारी वर्टिकल एक्सिस होती है वो हमारा शियर स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करती है, और जो हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है वो नॉर्मल स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर क्वेश्चन आ रहा है कि मोर सर्कल में जो हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, वो हमारा नॉर्मल स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करती है, और जो हमारी वर्टिकल एक्सिस होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, वो हमारी शियर स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करती है। तो इस वे में आ सकता है, और पूछा जा सकता है कि क्वेश्चन जो हमारा यूनी एक्सिस स्ट्रेस जब हमारा कंडीशन है तो उस केस में हमारी मोर सर्कल किस तरह से बनता है। उस केस में जो हमारा मोर सर्कल होता है वो हमारा उसका जो जो एक टिप होगी उसकी, वो हमारी जीरो पे होगी, ओरिजिन पे होगी, तो हमारा टेंजेंशियल हो जाता है यहाँ पे। जो ये टाउ एक्सिस होगी वो टेंजेंशियल हो जाएगी मोर सर्कल के उस केस में। तो वैसे अगर हमारा बाईएक्सियल स्ट्रेस कंडीशन है, बाईएक्सियल का मतलब हो गया कि हमारे दो स्ट्रेसेस लग रहे हैं, उसमें हमारा मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन होगा और हमारा मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन होगा। तो अब ये तीन कंडीशन हो सकती है उसमें, या तो हमारा सिग्मा जो हमारा जो प्रिंसिपल स्ट्रेन बने हैं, जो सर्कल हमारा बनेगा, मोर सर्कल जो बनेगा वो मोर हो सकता है पॉजिटिव सिग्मा साइड में, या तो हमारा पूरा का पूरा पॉजिटिव सिग्मा साइड में हो सकता है, या तो पूरा नेगेटिव मिनिमम पूरा का पूरा मिनिमम इसमें हो सकता है, मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस वाली मिनिमम मतलब थर्ड और सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में हो सकता है पूरा का पूरा। यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पूरा का पूरा, या तो क्या हो सकता है कि सिग्मा 1 की वैल्यू सिग्मा 2 के बराबर हो सकती है। तो अगर तो ऐसे सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यू 0 अगर इक्वल है तो उस केस में सेंटर हमारा कहाँ पे हो जाएगा, सेंटर हमारा ओरिजिन पे हो जाएगा। ओरिजिन का फॉर्मूला देख लेते हैं कि सेंटर की कहाँ पे होता है, या रेडियस की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं मोर सर्कल में। तो जो हमारी सेंटर की वैल्यू होती है वो हो जाती है सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2। अगर जैसे सेंटर निकालना है तो वो हो जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2। तो अगर इसमें मैंने बोला कि सेंटर में हो जाएगा जो हमारा सिग्मा 1 इज इक्वल टू माइनस सिग्मा 2 की जो वैल्यू होगी, तो उस केस में हमारा सेंटर पे होता है हमारा इसका मोर सर्कल का सेंटर। तो आप देख लो कि सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 किया जाओ तो सिग्मा 2 की वैल्यू माइनस सिग्मा 1 थी, तो ये जीरो हो जाएगा, सेंटर की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो वहां से भी देख सकते हैं कि हमारा ओरिजिन पे ही हो जाएगा हमारा मोर सर्कल। और अगर इसकी रेडियस की बात करें तो रेडियस की वैल्यू कितनी होती है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2। अब उसको समझने के लिए ऐसे ले लो, ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस लेंथ की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। जैसे आप हाँ यहाँ इसमें ले लो, इस डायग्राम में जब आपने लिया तो यहाँ तक वैल्यू हमारी सिग्मा 1 और इस यहाँ तक हमारी वैल्यू है सिग्मा 2। तो अगर हमें बात करनी है हमारे इसके रेडियस की, तो रेडियस आ जाएगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। सिग्मा 2 इतनी लेंथ हो जाएगी, सिग्मा 1 यहाँ तक लेंथ हो जाएगी, तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारा रेडियस आ जाएगा। तो अब हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं कि हमारा ओब्लिक सेक्शन है वो एंगल थीटा बना रहा है माइनर प्रिंसिपल प्लेन से। जो माइनर प्रिंसिपल प्लेन है मतलब सिग्मा 2 वाला है, वहां से एंगल हमारा थीटा बना रहा है। तो हमें नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होगी, या शियर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होगी, या सेंटर कहाँ होगा, या उसका रेडियस कितना होगा, वो देख लेते हैं हम उसको। और जैसे हमने ये देखा कि जो हमारा एंगल थीटा बना रहा है माइनर प्रिंसिपल प्लेन से, तो ये एंगल थीटा हो गया। और ये थीटा हो गया तो पॉइंट ये पी आ गया जो एंगल, तो ये हमारा मोर सर्कल है, या मोर सर्कल हमारा ये है, तो इसमें एंगल थीटा बना रहा है पॉइंट पी। तो हमें वैल्यू पूछा हुआ है कि नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होगी इस ओब्लिक प्लेन पे। तो नॉर्मल स्ट्रेस हमें पता है कि जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो नॉर्मल स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करती है, जो हमारा वर्टिकल लाइन होता है वो हमारा शियर स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करता है। तो पी पॉइंट तक हमारा
जो हॉरिजॉन्टल लेंथ कितनी है वो है OQ, तो हमारा नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू हो जाएगी OQ। और अगर बात करें शियर स्ट्रेस की तो वो वर्टिकल लाइन होती है, तो P से क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, इस परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे हमारी सिग्मा वाली लाइन की, जैसे हमारी शियर स्ट्रेस वाली लाइन के पैरेलल ड्रा कर लो, तो वो वैल्यू हो जाएगी PQ। तो वहाँ से हमने बोल सकते हैं कि शियर स्ट्रेस ऑन द ऑब्लिक प्लेन इज इक्वल टू PQ। और अगर बात करेंगे हमारा इसका रिजल्टेंट की वैल्यू, तो रिजल्टेंट आ जाएगा हमारा OQ और PQ का स्क्वायर कर लेंगे, मतलब अंडर रूट ऑफ OQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, वो हमारा किसके बराबर है, OP के बराबर। तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि रिजल्टेंट की वैल्यू OP है। और अगर हमें कैलकुलेट करने को बोला होता तो हम किस तरह से करते कि हम OQ निकाला होता, PQ निकाला होता, तो अंडर अंडर रूट OQ स्क्वायर प्लस अंडर रूट PQ स्क्वायर करते हैं, तो वहाँ से हमें OP की वैल्यू पता चल जाती है। और अगर हमें इसमें ये भी पूछा है कि हमारा सेंटर कहाँ पे है, तो सेंटर का हमने लास्ट में पढ़ा कि सेंटर निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा सिग्मा 1 की वैल्यू होती है और सिग्मा 2 की वैल्यू जब हमें पता होगा तो उन दोनों को ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से, तो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2 करेंगे तो सेंटर फ्रॉम ओरिजिन आ जाएगा। और अगर इसको इस फिगर में से बताना है कि सेंटर फ्रॉम ओरिजिन कितना हो जाएगा, तो वो OC हो जाएगा। तो OC की वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2। और अगर रेडियस ऑफ मोर सर्कल पूछा होता है हमें, तो रेडियस की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं हम, तो उसको सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 हो जाता। और एक और देख लेते हैं कि जो हमारा जो प्रेशर होता है, जो प्रेशर के केस में मोर सर्कल क्या बनता है, प्रेशर के केस में मोर सर्कल जो होता है हमारा, वो हमारा पॉइंट होता है, उसको पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं। और कहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं उसको, माइनस सिग्मा में रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर क्वेश्चन है कि जो हमारा एक हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस कंडीशन है, जो हमारा प्रेशर जो एक्सर्ट कर रहे हैं किसी कोई भी, मतलब जैसे बॉडी है तो उसमें प्रेशर लग रहा है, जैसे एक बैलून ले लिया, बैलून में क्या है कि एयर फिल किए जब हमने, तो उसमें जो प्रेशर लग रहा है, तो उसका अगर पूछा कि उसका मोर सर्कल कैसे बनेगा, तो उस केस में जो हमारा मोर सर्कल होगा वो हमारा पॉइंट हो जाएगा माइनस सिग्मा में। तो इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो।